चलो जी बाबू, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज लेक्चर नंबर हमारा कौन सा है सर? लेक्चर नंबर हमारा 60 है। और हमने जो ख़त्म किया है पिछली क्लास में, फाइनल अकाउंट का चैप्टर ख़त्म किया है। बट पिछली क्लास में हमारा एक टॉपिक रह गया था छोटा सा, जो क्या था? डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व। जो कि यहाँ था, ये हमने पिछली क्लास में ख़त्म किया था, प्रोविजन एंड रिजर्व। ठीक है जी। तो मैं चाहता हूँ कि यहीं से हम अपना कुछ भी ना छोड़कर इसको पहले कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद आगे की कहानी फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। तो चलो बाबू, सबसे पहले बात करते हैं किसकी? प्रोविजन और रिजर्व की। सर प्रोविजन क्या होता है? प्रोविजन क्या होता है? आप क्या समझते हो प्रोविजन से? प्रोविजन का यहाँ पर मतलब होता है कि कोई भी लायबिलिटी, मतलब कोई भी लॉस जिसके बारे में आपको ये तो पता है कि सर होगा, लेकिन कितना होगा ये नहीं पता। मतलब होगा ये श्योर है, और कितना होगा ये श्योर नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है जी। मतलब प्रॉफिट और लॉस में ही कुछ पैसा उठाकर हम रख लेते हैं। ठीक है। कुछ पैसा उठाकर रख लेते हैं उस क्लेम के लिए, उस लॉस के लिए, कि भैया हमारा इन फ्यूचर अगर कुछ लॉस होता है तो उसका कंपनसेट हम उसको यहां से कर लेंगे। ठीक है जी। और सर रिजर्व का क्या मतलब होता है? रिजर्व का मतलब होता है, एक तरह से आप समझ लो, सेविंग। मतलब प्रॉफिट में से ही कुछ हिस्सा सेव करके रख लिया। सर फिर इसमें डिफरेंस क्या है? वंशिका बाबू माइक बंद करो, क्योंकि डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोविजन जो है अननोन लायबिलिटी के बारे में, मतलब नोन लायबिलिटी के बारे में होता है, और रिजर्व जो होता है अननोन लायबिलिटी के बारे में होता है। ठीक है जी। चलो एक बार लिख लेते हैं प्रोविजन का मतलब। मैं यहाँ पर कम शब्दों में आपसे लिखवाऊंगा ताकि आपको एग्जाम में यहाँ पर याद भी रहे। इसको थोड़ा जूम आउट कर दें क्या? हाँ सर, थोड़ा सा जूम आउट कर दो। चलो जूम आउट मैंने कर दिया। इसका मतलब है एंटीसिपेटेड एंटीसिपेटेड लॉसेस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है, एंटीसिपेटेड का मतलब होता है अंदाजा। अंदाजा। अंदाजा जैसे आप एस्टिमेट बनाते हो ना। एस्टिमेट है, जैसे कि एग्जांपल, यहाँ पर मैं एग्जांपल की बात करूं, मैं एग्जांपल आपको देता हूं कि भैया मेरे कोर्ट में एक केस चल रहा है। ठीक है। कोर्ट में एक केस चल रहा हूं, मुझे पता है कि मैं हारने वाला हूं। मुझे पता है मेरे जीतने के चांसेस कम है, और मुझे पता है कि सामने वाली पार्टी को पैसा देना पड़ेगा, लेकिन कितना पैसा देना पड़ेगा एक्चुअल फिगर नहीं मालूम। मुझे ये पता है कि इसके आसपास ही मुझे देना पड़ेगा। ठीक है जी। वंशिका कैमरा ऑन करो बाबू, फटाफट से। आप तो अच्छे बच्चे हो ना। तो कितना देना पड़ेगा ये नहीं पता, लेकिन देना पड़ेगा ये कंफर्म है। तो इसके लिए बाबू हम क्या बनाते हैं? लॉस बनाते हैं। इसके लिए लायबिलिटी क्लेम के लिए। सर फिर रिजर्व का मतलब क्या होता है? अरे इसको आप सेविंग समझ लो। सेविंग का मतलब क्या होता है? सेविंग का मतलब होता है टू कीप समथिंग फॉर स्पेसिफिक पर्पस। मतलब कुछ रखना संभाल के, कुछ स्पेशल रीजन की वजह से। ओके सर। इसको भी लिखते हैं देसी भाषा में, टू कीप समथिंग फॉर स्पेशल स्पेशल्स रीजंस। फॉर स्पेशल रीजंस। आपको बात समझ आई क्या? एंटीसिपेटेड का मतलब था अंदाजा। आपने अंदाजा लगाया किसका? फ्यूचर की लायबिलिटी का या लॉस का। ठीक है जी। इसमें हम लग लेते हैं इट टू बी यूज्ड इन फ्यूचर। फ्यूचर के लिए हम यूज करेंगे या यूज कर सकते हैं। इस काम करो, इसको हम क्या करें? हाँ, और यहाँ पर एक और आप लिख सकते हो। इसका हम एग्जाम्पल लें, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और इसका कौन सा एग्जाम्पल है? इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, लीगल क्लेम। लीगल
क्लेम। ठीक है जी, आपको पहला फर्क समझ आया? पहला मैंने सिर्फ ये कहा, सिंपल सी मैंने बातें कही। प्रोविजन क्या होता है? प्रोविजन अननोन लायबिलिटी के लिए मुझे कुछ पैसा प्रॉफिट लॉस में से निकाल के रखना पड़ता है कि भैया इतना नुकसान हो सकता है। लेकिन रिजर्व के लिए, रिजर्व तो भैया जैसे आप सेविंग होती है, सैलरी में से कुछ सेविंग बचा के रखते हो ना, ठीक उसी तरीके से है कि सेविंग टू कीप समथिंग फॉर स्पेशल रीजंस। मतलब जैसे आप कुछ पैसे संभाल के रखते हो, बोलो हाँ के ना, कुछ स्पेशल रीजन के लिए तो रखते हो, पैसे संभाल के रख लिए, जैसे कि मोमोज खाने हैं उसके लिए आपने रख लिए, या कोल्ड ड्रिंक पीनी है, या समोसा खाना है। बच्चा मना कर रहा, नहीं सर हमने नहीं खाया, ना ही हमें मिलना है। चलो आगे बात करते हैं कि सर ऐसे कैसे। चलो जी आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 2। ये जो प्रोविजन बनता है बाबू, ये बनता है नॉन लायबिलिटी के लिए। किसके लिए? इट इज क्रिएट या क्रिएटेड टू बी नॉन लायबिलिटी, मतलब ऐसी लायबिलिटी जिसको आप जानते हो, जिसको आप जानते हो, लेकिन ये ऐसी लायबिलिटी के लिए बनता है। सेविंग कहीं भी यूज करो, इट इज क्रिएटेड, इट इज क्रिएटेड फॉर अननोन लायबिलिटी। ये इसमें हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है बाबू, एक नॉन लायबिलिटी, एक अननोन लायबिलिटी। ओके सर, उसके बाद क्या है? इट इज नेसेसरी, दिस इज नेसेसिटी, मतलब जरूरी है, मैंडेटरी है। और ये इट वॉलेंट्री, इट वॉलेंटरी, मतलब ये लॉ कहता है बनाने के लिए इसको, और जबकि इसको अपनी मर्जी है तो सेव करो, अदरवाइज मत करो। लेकिन आपको पता है नुकसान होने वाला है, तो भैया यहां पर बनाना पड़ेगा। ठीक है जी। फोर्थ, इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर। सर ये क्या लिख दिया? अरे भाई मैंने लिखा है इसको, प्रोविजन को आप बांट नहीं सकते शेयर होल्डर में। आप कहोगे शेयर होल्डर क्या होता है? अभी के लिए ये मानो कि कंपनी के जो मालिक होते हैं उनको प्रॉफिट देना होता है। जैसे प्रोप्राइटर जो आपने पढ़ा था, वहां तो एक पर्सन होता है, वहां पर वो मालिक होता है, प्रॉफिट लेके चला जाता है। लेकिन कंपनी में बहुत सारे मालिक होते हैं जिसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर। कहता है इसको बांट नहीं सकते क्योंकि ये प्रॉफिट है ही नहीं, तो बांटेंगे क्या? लेकिन ये तो साहब रिजर्व, रिजर्व का मतलब सेविंग। इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूट टू शेयर होल्डर। इसको आप बांट सकते हो शेयर होल्डर। क्यों? क्योंकि भैया रिजर्व है, सेविंग का ही तो पार्ट है। प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाल के रख लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बांटो, कोई टेंशन थोड़े ना है। ओके सर, एक और लिख लो, फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरे नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। इट शो, इट इज शो या इट शो डिडक्शन या डिडक्ट, डिडक्शन इन, कहां से डिडक्ट करते हैं? इट शो डिडक्शन इन एसेट। भैया आपका डेटर हुआ करता था, डेटर में से आप प्रोविजन लेस करते थे ना, बोलो हाँ के ना? तो वही चीज है,
लेकिन इट शोज इन बैलेंस शीट, इट शो इन बैलेंस शीट इन रिजर्व एंड सरप्लस हेड। भैया कंपनी में ना बैलेंस शीट के कुछ हेड्स दे रखे हैं, तो उसमें ये दिखाया जाता है। तो एक बार मैं दोबारा से आपको थोड़ा क्विक रिवीजन करा देता हूं, ठीक है जी। हालांकि एक और लिख सकते हो, छठा भी लिखना हो तो छठा भी लिख लो कि भैया इट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होता है, जबकि ये अप्रोप्रिएशन होता है, ठीक है। तो मैंने आज की बात शुरू की थी कहां से, यहां से, लेक्चर नंबर 16 से, सीए फाउंडेशन की अकाउंट की क्लास। आज मुझे नया चैप्टर स्टार्ट करना है, बीआरएस, ठीक है। लेकिन कुछ पार्ट हमारा रह गया था पिछली क्लास का, डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व। प्रोविजन क्या होता है, एंटीसिपेटेड ऑफ लॉसेस, मतलब फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को आज बुक कर लो, ऐसा कहने के लिए एक रूल पढ़ा था हमने थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग में, जो प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म क्या कहता है, वो प्रिंसिपल यही कहता है कि फ्यूचर के एक्सपेक्टेड लॉस को आज बुक कर लो। तो एंटीसिपेट का मतलब अंदाजा, अगर आप अंदाजा लगा सकते हो, अंदाजा तो हम लगा ही सकते हैं, उस लॉस को आज बुक कर लो। इसका मतलब क्या होता है, एंटीसिपेटेड लॉसेस। इसका मतलब क्या होता है, रिजर्व का प्रॉफिट में से ही कुछ हिस्सा बचा कर रख लो फ्यूचर के लिए, जैसे कि सेविंग। फिर इन दोनों में डिफरेंस होता है, कहता है ये नॉन लायबिलिटी के लिए यूज होता है, भैया क्लेम देने वाले हैं, लेकिन ये अननोन लायबिलिटी के लिए, मतलब पता ही नहीं है, जहां मर्जी यूज करो इस पैसे को। ये ये नेसेसिटी है, मतलब इसको कानून बोलता है बनाने के लिए, जबकि ये वॉलेंट्री है, सेविंग करो मत करो। ये कहता है ये भैया ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता, वो तो हो भी नहीं सकता, क्यों, कोई सेविंग थोड़ा ना है, कोई प्रॉफिट थोड़ा ना जो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं शेयर होल्डर में। उसके बाद इसको एसेट वैसे लेस करके दिखाते हैं, जबकि इसको रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाते हैं, ठीक है जी। चलें अब आगे बढ़े। चलो जी, इसी के साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 2 पूरी तरह से खत्म हो चुका है विथ नोट्स, ठीक है जी। अब हमारा पहला जो यहाँ पर सेकंड चैप्टर बाबू जो स्टार्ट कर रहे हैं, सेकंड चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं, जो नोट्स रखे हुए हैं, तो चलो सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बीआरएस। तो आप भी मेरे साथ हेडिंग डालो, मैं भी यहाँ पर लिखना स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि पहली क्लास में, किसी भी चैप्टर की पहली क्लास में समझना प्लस लिखना वो ज्यादा जरूरी होता है। चैप्टर नंबर 2, बैंक री रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, ये आपने हेडिंग डालनी है, ठीक है जी। हेडिंग डाल दी, आंसर डाल दी। एक तो ये बड़ा दिक्कत करता है बाबू, दोबारा से रिज्वाइन कर लेना, ठीक है। उसके बाद सर इसको हम बांटेंगे दो पार्ट में, कितने पार्ट में, दो पार्ट में, ऐसे करके मेरी तरह चार्ट बनाओ। एक पढ़ेंगे हम थ्योरी, एक पढ़ेंगे हम न्यूमेरिकल्स, ठीक है जी, थ्योरी और न्यूमेरिकल्स। तो थ्योरी में क्या क्या पढ़ाने वाले हो, मैंने कहा थ्योरी में हम पढ़ेंगे मीनिंग, मीनिंग किसका, मीनिंग ऑफ कैश बुक। सर कैश बुक क्या होता है, पढ़ेंगे, देखते हैं क्या है मीनिंग ऑफ कैश बुक। के बाद क्या है, टाइप्स, टाइप्स ऑफ बुक, बुक कितने तरह की होती हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ कैश बुक, ओके सर। उसके बाद फोर्थ आइटम, फोर्थ आइटम बच्चों जो हमें पढ़नी है वो किसका मतलब लिखना है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है सर, कई बार पूछ लिया जाता है, क्योंकि अब हमारा
जो एग्जाम है डिस्क्रिप्टिव है। ओके सर, बात समझ आती है। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल की यहां से लाइन खींचो, ऐसे करके लाओ, फिर ऐसे करके लाइन खींचो, दो कितना अच्छा है ना। न्यूमेरिकल में बाबू हमारे को दो क्वेश्चन मिलेंगे देखने के लिए। सर कौन कौन से? एक तो मिलेंगे कैश बुक टू पासबुक। कैश बुक से कहाँ आएंगे? पासबुक, ठीक है। और पासबुक टू कैश बुक। एग्जाम में कितने मार्क्स का चैप्टर आएगा सर? 6 से 8 नंबर का चैप्टर आएगा कम से कम। मार्क्स भी लिख लो, 6 से 8। 6 तो मैं कम से कम बता रहा हूँ, 8 का ही आएगा। तो 8 नंबर आपको यहां से मिलने वाले हैं। आप किसी भी तरीके से इस चैप्टर को इग्नोर नहीं कर सकते। सर कैश बुक का मतलब क्या होता है? सबसे पहली चीज कैश बुक, अरे भाई ये तो वही कैश बुक है जो आप 11 से पढ़ के आए हो। ओके, जो कि मुझे आगे भी करानी है। कैश बुक, कैश बुक लिखें, पहले लिख लेते हैं फिर समझते हैं। कैश बुक इज, कैश बुक इज अ बुक, कहता है ये एक बुक होती है। कैश बुक इज अ बुक। उसके बाद क्या लिखें? विच शो, विच शोज कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो इन समराइज्ड मैनर। सर कैश बुक क्या होती है? कैश बुक एक किताब का नाम होता है जिसमें हम कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो होता है इन समराइज मैनर, ठीक है जी। लाइक रिसीव, रिसीव्ड एंड पेमेंट। मतलब क्या है? रिसीव एंड पेमेंट ऑफ द बिजनेस, ठीक है जी। कैश बुक क्या भैया? बिजनेस में जितना भी पैसा आया और जितना पैसा गया उसको जिस किताब में रिकॉर्ड करते हैं उसको कैश बुक कहा जाता है। बस दैट्स इट, बात खत्म हो गई, ठीक है जी। फिर उसके बाद आती है टाइप्स ऑफ बुक। चलो मैं पेज पलटता हूँ। आई होप आपने उतार लिया होगा, उतार लिया था ना? ओके सर। टाइप्स ऑफ बुक, बाबू दो तरह की बुक होती हैं। एक तो होती है प्राइमरी, प्राइमरी बुक, और दूसरी होती है सब्सिडरी, सब्सिडियरी बुक। प्राइमरी और सब्सिडरी बुक कौन बताएगा क्या होता है? प्राइमरी बुक वो होती है विच ट्रांसफर, विच ट्रांसफर टू, कहां पर ट्रांसफर करते हो? विच ट्रांसफर, बताना जरा कहां पर ट्रांसफर करते हो इसका बैलेंस। देखते हैं 11वीं में किस किस बच्चे ने हल्का फुल्का पढ़ रखा था। बताओ जी, कहां पे ट्रांसफर करते हैं? बाबू प्राइमरी बुक वो होती है जिसका बैलेंस हम डायरेक्टली ट्रांसफर करते हैं। विच ट्रांसफर डायरेक्टली टू ट्रायल बैलेंस। मतलब कौन सी? मतलब लेजर की बात हो रही है यहां पर। लेजर के बैलेंस जो आप डायरेक्ट ट्रांसफर करते हो, कहां पर? ट्रायल बैलेंस में। सर ये कौन सी किताब होती है फिर? इसका मतलब इसका बैलेंस डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं करते। सब्सिडरी बुक कौन सी बुक होती है? देखो भाई सब्सिडरी बुक क्या होती है उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं। सब्सिडरी बुक का मतलब होता है कि जब भी आपका अकाउंटेंट
सबसे पहले क्या पास करता है, जर्नल पास करता है। और जर्नल पास करते करते थक जाता है तो वो सोचता है कि अपने काम को थोड़ा सा कम कर दूं। मतलब ऐसी बुक्स जिसकी जरूरत बार बार पढ़ने वाली है, जैसे कि कौन कौन सी बुक्स होती हैं जिसकी जरूरत हर बिजनेसमैन को पड़ती है। जिसकी जरूरत कौन सी बुक होती है सर, ये होती है सेल्स बुक। हर पर्सन सेल करेगा, हाँ सर। हर पर्सन परचेज करेगा, हाँ सर। हर पर्सन कैश का रिकॉर्ड रखेगा, हाँ सर। तो ये तीन मतलब है तो ज्यादा सब्सिडरी बुक। मैंने एक एग्जांपल आपको दिए। इसकी उसको जर्नल एंट्री पास नहीं करनी पड़ती है, किताब बना लेता है। उस किताब का जो बैलेंस होता है वो उठा के लेजर में डाल देता है। जैसे यहां पर क्या करते हो आप, पहले जर्नल एंट्री करते हो, जर्नल एंट्री के बाद फिर लेजर करोगे, लेजर करने के बाद फिर ट्रायल बैलेंस में डालते हो। यहां पर जर्नल एंट्री ना करके इनकी किताबें बना लेते हैं। सोचो, आप किसी कंपनी के, आप रिलायंस कंपनी के अकाउंटेंट हो, वो खूब सारी जर्नल एंट्री, खूब सारी जर्नल एंट्री, खूब सारी जर्नल एंट्री। अब जर्नल एंट्री ना करके क्या हो, कहता कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन जो बार बार होती हैं, सेल हो गई, परचेज हो गई, कैश बुक, इनकी अलग से किताब बना ले। ठीक है जी, जी सर। अब कैश बुक के बारे में ना दो बातें आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं कि कैश बुक कौन सी बुक होती है, सब्सिडरी या प्राइमरी। बोलो जी। तो इसको ट्रीट तो किया जाता, ट्रीट, ट्रीट क्या किया जाता, ट्रीट ऑफ प्राइमरी बुक। मतलब प्राइमरी बुक की तरह ट्रीट किया जाता है इसको। लेकिन कैश बुक होती क्या है, होती तो भैया सब्सिडरी बुक है। सब्सिडरी, सब्सिडरी बुक। ठीक है जी। ये पहले बाबू कॉपी में नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको आगे लेके चलता हूं। सर होती कैसे है, देखो सेल, सेल की आप जर्नल एंट्री पास करते हो, कहते हैं कि जर्नल एंट्री पास मत करो। राम को बेचा, लेकिन राम को बेचा, श्याम को बेचा, किसी अदर को बेचा, गोपी को बेचा, तो इसका टोटल करके, सॉरी, इसका टोटल करके आप सीधा का सीधा कहां ट्रांसफर कर दो, इसका टोटल करके आप सीधा का सीधा वहां ट्रांसफर कर दो, कहां पर, ट्रायल बैलेंस में। ठीक है जी, सॉरी ट्रायल बैलेंस में कर रहा हूं, लेजर में। मतलब यहां पर एक तरह से लेजर का ही बैलेंस है। लेजर में आपको बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप ट्रांसफर करो कहां पर, ट्रायल बैलेंस में। ठीक है जी। ऐसे ही परचेज का होता है। अब राम क्या क्या करें, राम का अलग अकाउंट बना लेंगे हम। ये तो आपको पता है, राम श्याम बनाते थे ना ऐसे लेजर, तो वैसे ही हमें इसमें बनाना है। ठीक है जी। चलो जी बच्चों, करते हैं कंटिन्यू यहां से। उसके बाद हमें क्या करना है, एक बार हम इसको लिखेंगे कैसे। सर जूम आउट नहीं, जूम आउट की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लिखो टाइप्स ऑफ बुक्स। ठीक है, तो सेल्स बुक, सेल्स बुक बाबू ऐसी ही होती है, लेकिन सिर्फ उधार की एंट्री, सिर्फ उधार वाली सेल। ठीक है जी, ओके। ऐसे ही बाबू परचेज बुक, पहली क्लास थोड़ी सी आपको बोरिंग सी लग रही होगी, बट उसमें कोई दिक्कत नहीं है। परचेज बुक, क्योंकि आपको लगता है कि हमें पहले से आता है। यहां पर हम क्या करेंगे, सिर्फ सिर्फ उधार वाली परचेज। ठीक है जी। चलो उसके बाद हम हेडिंग डालते हैं टाइप्स ऑफ कैश बुक, टाइप्स ऑफ कैश बुक। सर आप इतना क्यों रामायण लिखवा रहे हो, बाबू मैं इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि एग्जाम टाइम में दिक्कत हो
तो आपके पास आपका अपना रजिस्टर तो होगा ना, आपके पास अपना रजिस्टर तो होगा रिवीजन करने के लिए। हाँ सर, बिल्कुल होगा। तो सेम इसीलिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ आपको। ओ सर ये बात है। चलो जी, लिखते हैं आगे। टाइप्स ऑफ हैंगिंग प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना आपको? एक, दो, तीन। सबसे पहले लिखो सिंपल या फिर सिंगल। सिंपल पब्लिक लगा लें, सिंगल कॉलम, सिंगल कॉलम। नंबर दो, टू कॉलम। और थ्री, थ्री कॉलम कैश बुक। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप मेरे साथ साथ इसको उतार रहे हैं और बढ़िया से उसको कर भी रहे हैं। ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सिंगल कॉलम, सिंगल कॉलम। सिंगल कॉलम कह लो या सिंपल कह लो, इसमें बाबू कितने कॉलम होते हैं? सर इसमें होते हैं, इसमें होते हैं ये। और एक छोटा सा लेजर फोलियो भी होता है इसमें। ठीक है जी, यहाँ लिखो डेट, पार्टिकुलर अमाउंट। डेट, क्योंकि पहली किसी भी चैप्टर की पहली क्लास होती है तो बाबू लिखना तो बहुत सारा पड़ता है। ठीक है जी, यहाँ पर जितना भी पैसा आएगा रिसीव, और यहाँ जितना जाएगा मतलब पेमेंट। ठीक है जी, रिसीव एंड पेमेंट दोनों आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट बच्चों, इसमें शायद हैंगिंग प्रॉब्लम आ सकती है तुम्हारे को। चलो जी बच्चों, आई होप आपने यहाँ तक उतार लिया होगा। आज सिस्टम चलो, उसके बाद टू कॉलम कैश बुक। टू कॉलम कैश बुक, टू कॉलम कैश बुक। टू कॉलम हैंगिंग प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना? ठीक, चलो जब तक नहीं आ रही तो टू कॉलम कैश बुक में बाबू हम क्या करेंगे, टू कॉलम कैश बुक बनाएंगे। ये हमारा डेट हो गया, ये हमारा पार्टिकुलर हो गया, ऐसे ही यहाँ पर। ठीक है जी, डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, और फिर इसका कैश का डेबिट बैलेंस, बैंक का बैलेंस। ओहो बैंक का,
फिर यहाँ पर अगेन डेट, फिर बाबू पार्टिकुलर, फिर कैश, फिर बैंक। सेम थिंग, रिसीव, चाहे कैश में हो या बैंक में हो, यहाँ पर पेमेंट चाहे कैश की हो या फिर बैंक की हो। लो जी, इसके बाद बाबू एक और तरह की आपकी कैश बुक होती है, जिसको यहाँ पर नाम दिया गया है क्या? तो यहाँ पर नाम दिया गया है कौन सा भाई, कौन सा? इसको नाम दिया गया है यहाँ पर 3 कॉलम, 3 कॉलम। ये बाबू 3 तरह की बुक्स होती हैं हमारे यहाँ। वंशिका तो सो गई कैमरा बंद करके। आज थोड़ी सर क्लास भी बोर कर दी। बोर आपको इसलिए लग रही है कि हम लिख रहे हैं डेट, पार्टिकुलर, कैश और फिर यहाँ पे बच्चों ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा, डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, कैश। अब सर इसमें क्या होता है 3 कॉलम कैश बुक में? आप अच्छे से जानते हो 3 कॉलम कैश बुक में क्या होने वाला है, बहुत अच्छे से जानते हैं सर। क्या सर? यहाँ आएगा डेट, यहाँ आएगा पार्टिकुलर, यहाँ आएगा कैश और यहाँ आएगा डिस्काउंट, यहाँ आएगा बैंक, फिर अगेन डेट, पार्टिकुलर, कैश, डिस्काउंट और बैंक। ठीक है जी। सर आज तो नींद आ गई हमें, बस हम सोने ही वाले हैं। कोई बात नहीं बाबू, उतारो इसको। ये आपका रजिस्टर तैयार हो रहा है फाउंडेशन के लिए। जब एन वक्त पर मैं नहीं होऊंगा तो ये रजिस्टर होगा। ठीक है जी। ऑलमोस्ट हमने बना ली 3 तरह की कैश बुक। लेकिन सर हमारे क्वेश्चंस में कौन सी मिलेगी? हमारे क्वेश्चंस में ये वाली मिलेगी। अभी मैं पूरा डिटेल में कराने वाला हूं तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। चलो जी सर, यहां पर अब लिखेंगे मीनिंग ऑफ BRS। मीनिंग ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में लिखेंगे सर ये क्या होता है? कहता है जी एक स्टेटमेंट होता है जिसमें शो करते हैं हम ए स्टेटमेंट विच शो, क्या शो करता है? शो एंड एक्सप्लेन, एक्सप्लेन द रीजंस ऑब्लिक कॉजेस, कारण। क्या वीडियो हैंग हो रही है क्या? ओके सर, कोई वीडियो हैंग नहीं हो रही। कॉजेस ऑफ डिफरेंस, डिफरेंस किस किस में? इन बैंक, बैंक और किस में? बैंक अकाउंट
एज पर पासबुक एंड कैश बुक। कहता है जी एक स्टेटमेंट होती है, मैं भी आपको बताऊंगा, एक स्टेटमेंट होती है जिसमें कुछ इश्यूज होते हैं। हालांकि ये इस चैप्टर की आज की डेट में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, पता नहीं ऐसे ही आपको क्यों पढ़ा रहा है। ये चैप्टर उस जमाने का है, बाबा आदम के जमाने का, जिस टाइम में ऑनलाइन बैंकिंग नहीं होती। अरे भैया आज के डेट में तो आप पैसे एटीएम से विड्रॉल करो, फटाक से आपके मैसेज पे फोन आ जाता है, हो गई रिकनसाइल, आपको पता चल गया जी। 1000 रुपए आपने एटीएम से निकाले, फटाक से आपके फोन पे मैसेज आता है कि नहीं आता है। तो आज की डेट में इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, पर फिर भी पता नहीं ऐसे ही क्यों पढ़ा रहा है। ऐसी आउटडेटेड चीज हटा देनी चाहिए, क्योंकि अब ये किसी काम की नहीं है। ये तो उस जमाने में होती थी, आपके दादा के जमाने में, जब क्या होता था, कुछ रीजन की वजह से बैंक का जो बैलेंस होता था वो अलग होता था, और हमारे पास जो कैश बुक होती थी, या हमारे पास जो कैश बुक के अंदर जो बैंक होती थी, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं, इस बैलेंस की। इसका बैलेंस और बैंक के पासबुक के बैलेंस अलग अलग होता था। तो तब तो समझ आता था भाई रिकनसाइल करना है, अलग अलग बैलेंस हो रहा है। 31 मार्च पर हम ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाएंगे किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। बट आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है। बट भैया हमें तो 8 नंबर मिलने वाले हैं, हम तो उसी के लिए मेहनत कर रहे हैं। ओके, कोई बात नहीं। अब बैंक में अकाउंट, बाबू कितने तरह के अकाउंट होते हैं बैंक में? एक होता है एफडी, फिक्स डिपॉजिट, सर एक होता है सेविंग, और एक होता है करंट। तो हम कौन से अकाउंट को रिकंसाइल करेंगे? हम करेंगे रिकंसाइल करंट अकाउंट को। ठीक है जी, जी सर, हम करंट अकाउंट को रिकंसाइल करेंगे, क्योंकि रियल लाइफ प्रैक्टिकल से हम बात यहाँ पर करने वाले हैं। और मुझे तो आज ये नहीं पता समझ में आ रहा कि आज मेरा पीसी 98% पे कैसे वर्क कर रहा है। मेरा तो बार बार ध्यान जा रहा है कहीं मेरा वीडियो ना हैंग होने लग जाए। चलो जी, सर ये कौन है? सर ये है बिजनेसमैन। ये कौन है जी? ये कौन है? ये है मेरा बिजनेसमैन। और सर ये कौन है? ये है आपका बैंक। ये बिजनेसमैन क्या करता है? सर ये करता है ट्रांजैक्शन। इसके पास कौन सी बुक होती है? इसके पास होती है कैश बुक, जो अभी अभी आपने देखी थी 2 कॉलम कैश बुक, उसमें भी बैंक वाली बात हम कर रहे हैं। ठीक है जी, जी सर। और इसके पास, सर एक बार पिक्चर भी बना के दिखा दो, इसके पास ये है हमारी बैंक। बैंक हमें कौन सी बुक देती है? हमें देती है पासबुक। इसमें एंट्री हम करते हैं, इसमें एंट्री बैंक करती है। ठीक है जी, ओके सर। अब इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस आते हैं। क्या आते हैं? डिफरेंस। उन डिफरेंस को दूर करने के लिए ही हम स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसको बोला गया है क्या? बीआरएस। ठीक है जी, बीआरएस। अब यहां पे क्या होगा? गिवन एज पर कैश बुक, कैश बुक के अकॉर्डिंग दिया होगा। कहां पहुंचोगे? सर हम पहुंचेंगे पासबुक पर। और अगर हमें दे रखा होगा पासबुक, तो हम पहुंचेंगे कहां पर? कैश बुक में। पहले मुझे ये बताओ, कैश बुक को तो समझो हस्बैंड, हस्बैंड, और इसको समझो वाइफ। जो तुम कहो वही सही। आपने मूवी देखी है सर, कौन सी वाली? ड्रीम गर्ल। आयुष्मान खुराना की एक मूवी आई थी ड्रीम गर्ल। वो कहता है, हवलदार जो शायरी सुनाता है किसको? ड्रीम गर्ल को। क्या नाम था उसका? सपना नाम था ना शायद। पूजा। पूजा, सॉरी सॉरी, पूजा। देखो बच्चे को मूवी, वो कहता है कि दोनों अलग होते हैं क्या? तो वो कहता है जो तुमने कहा वही सही।
तो यहां पर भी जब भी आपको कैश बुक का बैलेंस देखा होगा तो आपने क्या अप्रोच लगानी है बैंक के प्रति, कि बैंक जी जो तुमने कहा वही सही। ठीक है, जो तुमने कहा वही सही। हम यहां पर क्या करेंगे, बिजनेसमैन अपनी कैश बुक करेगा बैंक के अनुसार। बाबू 8 नंबर पूरे आपकी जेब में है बैंक के अनुसार। और बिजनेसमैन क्या करेगा, बिजनेसमैन करेगा उल्टा। ऐसे लिख लेना, ठीक है। बिजनेस, जब भी आपको कैश बुक दी होगी तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे जो आपने कहा वही सही। दोनों अलग अलग होते हैं क्या, ऑब्वियस सी बात है दोनों अलग अलग होते हैं। तो आप कहेंगे जो आपने कहा वही सही। तो बैंक के अनुसार आप जो भी करना हो वो कर देंगे। बैंक ने अगर प्लस कर रखा तो आप भी कर लेंगे। और बिजनेसमैन अपनी बुक में क्या करेगा, उल्टा। ठीक है जी, बहुत ही आसान चैप्टर है। बस पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल वर्क लिखवा दूं ताकि आपको बाद में भी किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी ना आए। अब हमें दे रखी है पासबुक। ठीक है, हम पहुंचेंगे कहाँ, कैश बुक पर। तो अब क्या करना है, पहले एरो इधर की तरफ था, अब करना है बिजनेसमैन का उल्टा, सॉरी बिजनेसमैन के अनुसार। बिजनेस मैन के अनुसार। अभी बस लिख लो, और बैंक का उल्टा। लिख लिया जी। सर आज तो क्लास कुछ ज्यादा ही बोरिंग कर दी। चलो हमें बस यहाँ पर इतनी सी डिटेल चाहिए, कैश बुक और पासबुक दोनों हमें समझ आती है कि कौन सी बुक होती है। ठीक है जी, जी सर हमें दोनों बातें समझ आती हैं। चलो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैलेंसेस, हेडिंग डालो अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैलेंसेस। कई बार तो हमें यही पता नहीं लगता कि सर डेबिट बैलेंस कौन सा, क्रेडिट बैलेंस कौन सा। हमें पता ही नहीं चलता कौन सा बैलेंस किसका है। हमने कहा जी कोई बात नहीं, हम उसको, बिजनेसमैन के पास क्या होगी, बिजनेसमैन के पास होगी कैश बुक और बैंक के पास होगी पासबुक। बोलो हाँ के ना। तो लिख देते हैं कैश बुक और यहाँ लिख देते हैं पासबुक। चलो जी, एक एडजस्टमेंट लिखते हैं, बैंक अकाउंट ओपन विथ विथ 55 कर लें क्या, 55 कर लेते हैं, 55,000। अब हमने बैंक अकाउंट ओपन किया है, हमारी एंट्री क्या होगी, हमारी एंट्री क्या होगी, इसको दो टुकड़े में बांट लेना। हमारी एंट्री, चलो जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। बाबू फाइनल अकाउंट हम कर चुके हैं, ठीक है। उसका टेस्ट मैं कभी भी सरप्राइज टेस्ट ले लूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू टू कैश। बोलो जी बोलो, यही बात होगी ना। और बैंक के पास कैश आ रहा है, बैंक क्या करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसके बाद तो कैश आ रहा है टू कस्टमर। कस्टमर मतलब बिजनेसमैन, उसके लिए तो हम कस्टमर है ना, जो कष्ट से मर रहे हैं। सर ये एंट्री समझ आती है क्या, हाँ सर ये एंट्री तो समझ आती है हमें। अब इसकी हम लेजर में पोस्टिंग करेंगे, कौन सी वाली में, टू कॉलम। टू कॉलम क्या है, जो छोटा छोटा बना देता हूँ ठीक है ना, ताकि आपको बैलेंस क्लियर रहे।
डेट का मैंने कॉलम नहीं बनाया, ठीक है, बस इसमें डाल रहा हूं मैं कैश बैंक, कैश बैंक। आप जब पैसा क्या करोगे, पैसा पैसा क्या करोगे, जमा कराओगे, तो कैश बुक से चला जाएगा और कहाँ बैठ जाएगा आके, यहाँ, ठीक है जी। अब जब बैलेंस निकालोगे तो इसका बैलेंस कौन सा हो जाएगा, इसका बैलेंस ये वाला हो जाएगा, कैश बुक का बीडी। फिर ये क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा सीडी। और मैं जब लेजर की प्रैक्टिस करा रहा था तो मैंने बोला था कि सबसे पहले बैलेंस को ट्रांसफर करना होता है, तो टू बैलेंस बीडी। अब आपसे क्या बोलेगा, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए भैया, प्लस का बैलेंस है मतलब हमारे पैसे अकाउंट में है। बोलो हाँ के ना, यहां लिख लो बैंक में जमा है, बैंक में जमा है, मतलब पैसा बैंक में जमा है, तो दिखाई नहीं दे रहा। इसको कैसे बोलेगा क्वेश्चन में, इसको बोलेगा, चलो नीचे लिख देता हूं, इसको बोलेगा डेबिट, डेबिट बैलेंस एज पर, क्या लिखूं, पासबुक कैश बुक। सर कैश बुक निकाल रहे हो तो कैश बुक का ही तो बैलेंस होगा। मैंने कहा ओके। अब मैंने सिर्फ आपको ये लाइन समझाने के लिए अकाउंट और ये जर्नल एंट्री बताई है कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का क्या मतलब होगा, बैंक में पैसा जमा है। अब इसकी बात कर लेते हैं, इसके पास कौन सी बुक होती है, इसके पास कस्टमर का लेजर होता है। भाई बैंक के पास तो लेजर ही होगा ना, डेबिट क्रेडिट, बताना कस्टमर अकाउंट का क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड में गया, बाय कैश 45,000, ठीक है जी, बाय कैश हो गया। टू सीडी साल के एंड में खत्म हो गया। और मैंने कहा था कि बैलेंस ट्रांसफर करना ना भूलना, तो बाय बीडी। अरे अब ये कैसे पूछेगा, ये आपसे पूछेगा क्रेडिट बैलेंस एज पर, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। इसका क्या मतलब निकालोगे, क्रेडिट बैलेंस एज पर का मतलब है हमारे जमा है बैंक में, जमा है। कई बार बच्चों को तो यही समझ में नहीं आता, क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस दे रखा है, क्रेडिट दे रखा है, और किस बात का दे रखा है। लेकिन आप तो उन बच्चों में से नहीं हो ना। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक मतलब प्लस का बैलेंस है, और क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक मतलब हमारे दोनों में पैसे। मतलब अगर मैं शॉर्ट में कहूं, एक ही बात को दो तरीके से कह रखा, एक बात को दो तरीके से कह रखा है, ये भी सही है ये भी सही है। तो आपको क्वेश्चन में पहचानना है क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है और डेबिट का मतलब होता है, दोनों का सेम होता है। ठीक है जी, आगे बढ़े। हाँ सर आगे बढ़ो, या आप लिखते जा रहे हो ना साथ के साथ। मैं तो सोच रहा हूँ आज सारी थ्योरी सारे कॉन्सेप्ट लिखवा दूं, फिर नेक्स्ट क्लास से हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आज कुछ बच्चे थके थके से भी लग रहे हैं। चलो, एडजस्टमेंट नंबर 2, कैश विड्रॉन, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। पैसा बैंक से निकाला कितना, मैं कहता हूं 45 एक निकाला और 8,000 रुपये और निकाल दिया। अब आप कहोगे सर बैंक में तो 45 जमा कराया था, 8 एक्स्ट्रा कैसे चला गया। भाई मैं तो यहां पर ओवरड्राफ्ट की बात कर रहा हूं। क्रेडिट कार्ड का नाम सुना है, मैडम ले लो ना क्रेडिट कार्ड, ले लो ना, तो सेम वही चीज है। क्रेडिट कार्ड, चलो जी करते हैं। इसको बाबू दो टुकड़ों में बांटो,
पेज को एक ही एडजस्टमेंट है 2 टुकड़ों में, ठीक है ना। थोड़ा सा क्लास स्लो चल रही है आज, कोई बात नहीं, बट चलो जी। यहाँ बनानी है कैश बुक। इस बार आपने पैसा निकाल लिया, यह है आपकी बैंक, यह है आपका। अब पैसा निकाल लिया, मुझे बताओगे पहला बीडी कितना था। बीडी था बैंक का 45,000 रुपये, डेबिट बैलेंस था ना इस वाले क्वेश्चन में, देखो ये वाला यही मैंने चिपका दिया है। ओके सर। और यहाँ पर 8,000 रुपये एक्स्ट्रा निकाल लिए, इसका कोई मतलब बताएगा मुझे। चलो मैं कहता हूँ कि यहाँ पर बाय कैश कितना, 53,000 रुपये। 45,000 रुपये मेरे अकाउंट में था, मैंने विड्रॉल कितना कर लिया, विड्रॉल कर लिया मैंने कितना, 53,000 रुपये। तो मेरा सीडी 8,000 रुपये एक्स्ट्रा आ रहा है ना, बोलो हाँ के ना। हाँ सर एक्स्ट्रा आ रहा है। इसका मतलब ये जो मेरा ट्रांसफर होगा 8,000, क्योंकि बाकी 45 से 45 कट जाएगा। बीडी मतलब 8,000 रुपये। अब ये आप सीडी को ट्रांसफर करना मत भूलना। अब इसका क्या मतलब है, ये आपसे बोलेगा ये आपका प्लस का बैलेंस है माइनस का बैलेंस है। सर ये तो है माइनस का बैलेंस, एक्स्ट्रा निकाल लिए ना, तो इसको बोलेगा क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है जी। इसी बात को यहां पर कैसे कहेगा पासबुक में, पासबुक के भी कॉलम बनाते जाओ। पासबुक में हमारा कौन सा बैलेंस था जो जमा थे, सर हमारा बीडी था, बीडी मतलब क्रेडिट बैलेंस कितना, 45,000 रुपये, ठीक है। और हमने कितने निकाल लिए, तू कैश कितने निकाले, बैंक से ही निकाल रहा हूँ 53,000 रुपये। तो यहाँ पर सीडी कितना बच गया, सीडी बच गया सर 8,000 रुपये। तो ये सीडी मैंने कहा ट्रांसफर करना मत भूलना टू बीडी, ठीक है। तो ये माइनस का बैलेंस है एक्स्ट्रा, इसको हम ये भी लिख सकते हैं नेगेटिव, नेगेटिव बैलेंस या ओवरड्राफ्ट। 8,000 रुपये की बात कर रहा हूं। यहां पर क्या बोलेगा, डेबिट बैलेंस एज पर, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो आप समझ जाओगे नेगेटिव बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस, ठीक है जी, नेगेटिव बैलेंस एज पर कैश बुक। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी तो प्लीज बाबू बताओ। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ थोड़ा सा, बस फिर अपनी क्लास फिनिश करेंगे। ओके, ये उतार लिया सारा, ओके सर उतार लिया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ पासबुक। पासबुक, पासबुक कैसी होती है सर, पासबुक देखी तो सबने होगी, सबके पास पासबुक होती है, लेकिन हम भी थोड़ा सा उसका फॉर्मेट समझ लेते हैं कि फॉर्मेट कैसे होता है। करें करें, यहाँ होता है बैलेंस, डिपॉजिट, विड्रॉल, डेट।
पासबुक बाबू कुछ इस तरह की होती है, डेट पार्टिकुलर, और क्या होता है, विड्रॉन, विड्रॉन डिपॉजिट्स और बैलेंस। ठीक है जी, इस तरह की कहानी आती है। और यहाँ पर वैसे तो एक चीज भी होती है, एक लाइन और होती है, डेबिट एंड क्रेडिट वाली। ठीक है, चलो करते हैं इसको आगे। अब हमने मान लो कोई भी XYZ डेट पे पैसा जमा कराया, तो क्या करेगा, बैंक करेगा बाय कैश, कितना, 45,000, विड्रॉ तो किया नहीं, तो बैलेंस कितना दिखाएगा, कितना। ठीक है, फिर उसके बाद इसको आप आगे ये भी लिख सकते हो, कैश डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट, फिर डिपॉजिट बाय कैश विड्रॉन। कैश अगर मान लो विड्रॉ किए हैं आपने, कितने बाबू, 53,000 रुपये, वही एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 53,000 रुपये विड्रॉ किए, तो यहाँ तो कुछ नहीं आएगा। बैलेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक मिनट ना, इस थोड़ा सा जगह बच रही है तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर। ये बाबू ये वाला कॉलम जो है ना, ये डेबिट और क्रेडिट का है। तो यहाँ पर तो हमने, बैंक ने क्या किया, सॉरी बैंक ने क्या किया, क्रेडिट, मतलब प्लस किया अपनी बुक में। यहाँ पर बैंक का कौन सा बैलेंस होगा, अब यहाँ पर ना माइनस वगैरह नहीं लिखते हैं, यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट लिखते हैं, और इसी तरीके से चलती रहती है कहानी, इसी तरीके से कहानी चलती रहती है। ठीक है जी, थक तो नहीं गए आप, पक्का, कॉन्सेप्ट आगे कराऊं या आज के लिए यहीं तक छोड़ दूं, बताओ। अभी थोड़े से रीजंस बताने, रीजंस ऑफ डिफरेंस पासबुक एंड कैश बुक, बताओ क्या क्या रीजंस हैं, कारण क्या क्या हैं, कौन कौन से कारण आते हैं, बोलो जी बोलो। अरे बोलते नहीं हो, यहीं तक छोड़ देते ना आज। तो बस 1 मिनट इसको नोट कर ले, फिर उसके बाद आपका। चलो ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो आराम से। ठीक है जी, अब बोलो आगे करें या यहीं तक करें। वंशिका कह रहे हैं यस। चलो हेडिंग डाल लेते हैं, रीजंस ऑफ डिफरेंसेस, रीजंस ऑफ डिफरेंसेस इन पासबुक एंड कैश बुक। ठीक है जी, रीजंस क्या क्या रीजन है बाबू, पहला रीजन है टाइम रीजन, कौन सा, टाइम डिफरेंस, टाइम डिफरेंस। सर टाइम डिफरेंस क्या होता है, देखते हैं विथ एग्जांपल। सर ये कौन है, ये है आपका बिजनेसमैन, ये है आपका बिजनेसमैन, और ये है आपकी बैंक, और ये कौन है जी, ये कौन है, थर्ड पार्टी, ये है आपका क्रेडिटर।
तो हाफ जी बना देता हूँ, क्रेडिटर। ठीक है जी, ओहो सर दिखाई नहीं दे रहा, क्रेडिटर। अब इन्होंने इनको चेक दिया, तो इन्होंने बिजनेसमैन ने पेमेंट माइनस कर ली होगी, बोलो हाँ के ना। अब बिजनेसमैन यहां नहीं गए, मतलब पहुंचे ही नहीं, चेक अपनी जेब में लेके घूम रहे हैं, इसको बोलते हैं नॉट येट रीच देयर। तो बताओ हो गई ना गड़बड़। भाई इन्होंने चेक इशू किया, तो यहां पर जब चेक इशू किया तो इन्होंने क्या किया, इनको पेमेंट दे दी, तो यहां से इन्होंने माइनस कर लिया होगा, माइनस कर लिया होगा। तो लेकिन ये तो पहुंचे ही नहीं, तो बाबू यहां पर क्या हो गया, बैलेंस मिसमैच हो गया। तो इसको बोलते हैं टाइम डिफरेंस। क्या बोलते हैं, टाइम। तो मान लो जिस डेट पर चेक दिया, जिस डेट पर चेक दिया उस डेट पर क्या होगी, बैलेंस शीट की डेट आ गई होगी, तो हमें करना पड़ेगा ना। चलो एक काम करते हैं, आज थोड़ा सा बोरिंग बोरिंग सा भी लग रहा है, आज क्लास यहीं रोकते हैं, ठीक है, क्योंकि लिखने का काम थोड़ा ज़्यादा हो गया ना, जब प्रैक्टिकल करेंगे तब मज़ा आएगा। तो चलो एक बार मैं वीडियो रोक दूँ। चलो जी ऑनलाइन वालों, आपकी क्लास खत्म। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।